हेलो एवरीवन। देखो, मैंने जो लास्ट वीडियो था, सबसे पहला वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि आर ओ एरो यूपी पीसीएस का गेम पूरी तरह से किस तरह से आपको खेलना है। पहला वीडियो जो था, दूसरा वीडियो जो था, उसमें मैंने आपको आर ओ एरो का बता दिया था कि आर ओ एरो में आपको प्री और मेंस को किस तरह से टारगेट करना है। अब ये तीसरा वीडियो है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टेट का सबसे बड़ा आपका एग्जाम है यूपी पीसीएस 2024, तो यूपी पीसीएस का इसमें प्री और मेंस को मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्री के बारे में आपको आइडिया है, आप सालों साल तैयारी करते आ रहे हो, या अगर आप बिगिनर भी हो तो प्री के बारे में आप इतना ज़्यादा सुनते रहते हो, देखते रहते हो कि आपको आइडिया रहता है। मेंस के बारे में आपको आइडिया पता नहीं लग पाता है, तो इसलिए मेंस के बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बात करूँगा। प्री के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगा, तो उसमें आर ओ एरो यूपी पीसीएस का समझा दूंगा। ठीक है, अब इसमें पहले मेंस का समझ लो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें वो ये होती है कि आपका एक पेपर होता है एसए का 150 नंबर का। ये बात आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आपको पता हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें आर ओ एरो के कंपैरिजन में एक ये डिफरेंस है कि इसमें आप एसए दोनों में से किसी लैंग्वेज में लिख सकते हो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। आर ओ एरो में ये बाध्यता है कि आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है। यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश किसी में से भी लिख सकते हो, तो जैसी आपकी लैंग्वेज का जो भी आपका अपने मीडियम ऑप्ट किया हो, करना हो आपको, सो अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। हर हफ्ते आपको एक एस्से लिखना ही है, ये बेयर मिनिमम है। आपके पास ज़्यादा समय है या आप ज़्यादा इसमें कमज़ोर हैं तो आप हफ्ते में 2 या 3 ऐसे भी लिखिए, लेकिन एक ऐसे तो मिनिमम है, क्योंकि निबंध अभ्यास का विषय है। जितना ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम एट इट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। तो इसलिए एक ऐसे आप लिखोगे आर ओ एरो का भी आप लिखना है आपको एक, और यूपी पीसीएस का भी। तो ऐसे सेम है, ऐसे कोई अलग चीज़ नहीं है। तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 ऐसे लिख रहे हो तो आपका आर ओ एरो में भी काम आएगा और यूपी पीसीएस में भी काम आएगा। बस अपना लैंग्वेज देख लेना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो अगर आप यूपी पीसीएस में इंग्लिश में लिखने वाले हो तो आपको आर ओ एरो में तो हिंदी में ही लिखना है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप यूपी पीसीएस में हिंदी में ही लिखोगे या इंग्लिश में लिखोगे और उधर हिंदी में, अगर आपको दोनों एग्जाम देने हैं और अगर आपको दोनों एग्जाम देने का मौका मेंस में मिलता है तो। बाकी जो हिंदी वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आर ओ एरो में भी हिंदी में लिखेंगे और वो यूपी पीसीएस में भी हिंदी में लिखेंगे, अगर उनको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि वो दोनों मेंस लिखते हैं। तो ये बात हो गई एसए की। अब एसए में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान रखना। हर हफ्ते अगर एक ऐसे कम से कम लिखोगे तो इतने स्मार्ट हो जाओगे, इतने प्रो हो जाओगे कि आपको जब एग्जाम होगा ना मेंस का, आर ओ एरो यूपी पीसीएस का, से 6, 7, 8, 10 महीने बाद अगले साल जब भी कभी एग्जाम होगा तो आप बहुत तेज हो गए उसमें, आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे में, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे, इतनी चीज़ें सीख चुके होगे, आपका दिमाग इतना खुल चुका होगा। ठीक है, हर टॉपिक को, हर इशू को लेकर के आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी समझ विकसित हो चुकी होगी, आप इतने मैच्योर हो चुके होगे अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि आप एक बेहतर संतुलित ऐसे, एक बैलेंस ऐसे, न्यूट्रल ऐसे लिख पाओगे। ऐसे में 150 में से अगर आपके 100 नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक दावेदारी पेश कर रहे हो किसी अच्छी पोस्ट के लिए यूपी पीसीएस के अंदर, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीवाईएसपी हो, या फिर और भी कोई अच्छी पोस्ट हो। लेकिन अगर आपके यही नंबर 150 में से 70 आते हैं, 60 आते हैं, 50 आते हैं, 75 आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप 20-25 नंबर जो कम रह जाओगे ना, आपका साथी हो सकता है कि उसी 20-25 नंबर के थ्रू एसडीएम डीवाईएसपी में सेलेक्ट हो जाए और आप कहीं ना कहीं रह जाओ, या हो सकता है कि आपको नायब तहसीलदार या कोई और पोस्ट मिले, कोई और 48 ग्रेड पे की, या कोई भी और जॉब मिले। या आप बात आपको समझनी है। सो ऐसे को हल्के में मत लेना। 150 में से 100 नंबर का टारगेट, 110 नंबर का टारगेट कम से कम रखो कि ये तो मेरी ऐसी चीज़ है कि मरी से मरी हालत में मुझे इतना तो स्कोर करना ही करना है। ये तो एक होता नहीं है कि एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू दिस। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा, ये माइंडसेट नहीं होगा, आप हर हफ्ते एक ऐसे लिखने वाले नहीं हो। किसी को दिखाओ या ना दिखाओ वो एक अलग बात है भाई। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, नहीं की है भाई, खुद लिखो। इतना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, लिखना बहुत बड़ी चीज़ है। खुद ही आपको इतनी चीज़ें पता चल जाएंगी, इतनी कमियां आपको खुद ही दिख जाएंगी कि ओके ठीक है, इसमें इतने ये फ्लॉज है, इनको मुझे फ्लॉलेस करना है, इस चीज़ को मुझे दूर करना है, यहाँ पर मुझे सुधार करना है। कम से कम शुरू तो करो भाई। शुरू करोगे तो ही कम से कम उस मंजिल तक पहुँच पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। शुरू ही नहीं करोगे तो फिर भाई लेटे लेटे कोई चीज़ नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसे को लेकर के मैंने बता दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ध्यान रखो। टॉपिक वगैरह बहुत से लोग कह रहे थे कि टॉपिक वगैरह दे देंगे तो बेटर होगा। टॉपिक भाई दे दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी एक नई चीज़ कर दूंगा। बस ये है कि आपको मेंटेन करना है उस चीज़ को। अब बात आती है समान हिंदी की। आप समान हिंदी का गेम यहाँ पे समझ लो, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, साफ साफ शब्दों में अगर कहूँ तो यही रियलिटी है भाई। 150 नंबर की समान हिंदी आ रही है, इसमें जो चीज़ें आती हैं वो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हो। उपसर्ग, प्रत्यय और ऐसे ही जितनी व्याकरण की चीज़ें होती हैं ना, बेसिक वही आती हैं। अगर आपने समान हिंदी में 150 में से यहाँ पर 100 नंबर का टारगेट कर लिया और आपके 100 नंबर करीब आ गए, और आपके जीएस में 100 नंबर के आसपास हर पेपर में हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, जैसे किसी में आपके 90-95 आए, किसी में 105, 110, 115 आ गए, आपका एसडीएम क्लियर है, मतलब पक्का है एकदम। ये बात आप मतलब गांठ बांध के रख लो। और ये मेंटल क्लैरिटी आपके दिमाग में अगर नहीं है तो 150 में से यहाँ पर भी लापरवाही करोगे, 60, 65, 70 नंबर लेकर के हिंदी में चले आओगे। उसके बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि भाई अगर हिंदी को थोड़ा कैजुअली ना लिया होता और ढंग से पढ़ाई करके अगर गए होते तो यहाँ पर हिंदी में 100 नंबर आराम से आने थे। चीज़ें वही आई थी जो बहुत एक्सपेक्टेड होती हैं, लेकिन मैंने ही केयरलेसली चीज़ों को लिया, इस वजह से मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये गलती भाई प्लीज़ मत करना।
जो भी बहनें ऐसी हैं जो बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रही हैं प्री और मेंस के लिए, ये गलती बहन मत करना, वरना बहुत ज़्यादा इसका नुकसान झेलना पड़ता है और बाद में रियलाइज़ होता है कि ये इससे बड़ी गलती कोई हो नहीं सकती। जीएस वीएस में या किसी और चीज़ में गलती करो तो फिर एक बार लगता है कि चलो ठीक है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो मुझे टाइम चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था। हिंदी तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे ना, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि डेली आधा 1 घंटा अनिवार्य है, मतलब ये करना ही करना है। जैसे आप नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, वो तो आप स्किप नहीं करते हो, करते भी हो तो 1-2 दिन इसके पढ़ते हो, उसके बाद तो वापस ट्रैक पे आ जाते हो। नहीं आते हो तो ऑब्वियसली तबीयत खराब होती है, फिर हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है बाद में। सो कहने का मतलब इतना है कि ये आधा 1 घंटा आपको डेली देना है। डेली नहीं करते हो तो हफ्ते में 2 दिन बांध लो, 2 दिन नहीं करते हो तो हफ्ते में 3 दिन के गैप में बांध लो कि वेंसडे एंड संडे को या सैटरडे को मैं इस तरह से करूँगी। लेकिन इतने घंटे आपको देने ही देने हैं। हफ्ते में अगर 4-5 घंटे 6 घंटे हिंदी को नहीं दोगे और बाद में सोचोगे कि प्री के बाद मेंस में कर लेंगे और एग्जाम के 4 दिन पहले बस हिंदी पढ़ के चले जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय और ये सब, तो कहीं ना कहीं फिर वही हाल होगा 50-60 नंबर वाला, 65 नंबर वाला। और सामने सामने जो व्यक्ति आपका सेलेक्ट हो रहा होगा, आप उसे देखोगे उसके हिंदी में 95 नंबर, 100 नंबर या 92-93 नंबर है, तो वो आपसे लीड बना रहा है सीधे सीधे एक पेपर के अंदर। बाकी आपका गेम है भाई, आप समझ लो कि आपको किस तरह से करना है। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो समान हिंदी यहाँ पर पढ़ोगे ना, यही चीज़ आपको सीसेट में हेल्प करेगी। सीसेट में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, कोई कम नंबर नहीं है, कभी कभी तो 23 क्वेश्चन आ जाते हैं और वो 23 में से 20 नंबर सही कर सकते हो, 20 में से 18 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाओगे अगर आपने इस समान हिंदी को पहले से पढ़ाई करके रखा हुआ है। और सिर्फ बात देखो, पूरा गेम केवल आधे से 1 घंटे का है। बात यह है कि गंभीरता नहीं होती इंसान के अंदर, इंसान सिंसियर नहीं होता, इंसान डिसिप्लिन नहीं होता है, उसके अंदर अनुशासन नहीं होता है। इंसान अगर अनुशासित हो तो डेली आधा 1 घंटे कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार। आधा 1 घंटे में तो आप जाते हो दोस्त के साथ चाय पीते हो, एक ब्रेड पकौड़ा लेते हो, उससे हरी चटनी डलवाते हो, 5 मिनट तो उसी में लग जाते हैं खाने में। कहीं अगर दूसरी चाय आपने कुल्हड़ वाली ले ली बिकॉज उसमें इलायची पड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो आपके 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। वहाँ पर तो आप टाइम नहीं सोचते हो कि यार ये आधा घंटे की जगह 40 मिनट हो गया है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि आधा 1 घंटा हम कैसे हिंदी को दें। जब आप वीडियो कॉल कर रहे होते हो अपनी फ्रेंड से, तो वहाँ पर तो आप नहीं सोचते हो ना कि यार ठीक है 15 मिनट हो गए हैं बस, इसके बाद में मुझे जाना है एंड मुझे मेंस में 2 टॉपिक आंसर राइटिंग करनी है या मुझे इस टॉपिक को लेकर के थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना है। वहाँ पर तो आपका 15 मिनट से 20 मिनट या आधे घंटे स्ट्रेच हो जाता है, तो दैट इज़ फाइन। उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये होता है कि अरे चलो ठीक है, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया, अच्छा लगा, अपने लोग हैं। तो यहाँ पर भी तो ये आपकी अपनी ही चीज़ है ना, तो इसलिए आपको समान हिंदी को ध्यान देना ही देना है। दिस शुड नॉट बी स्टॉप्ड टिल जुलाई, 20 जुलाई। ये जो 3 महीने का मेंस का आपका टाइम है ना, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि 20 अप्रैल से 20 जुलाई पूरा मेंस का चलेगा, उसमें आपको समान हिंदी को डेली आधे से 1 घंटे या जो भी पैटर्न मैंने आपको बताया उस हिसाब से तैयार करना है। मुझे 20 जुलाई तक समान हिंदी तैयार चाहिए तो चाहिए, इतना मतलब सीधी सी बात है। अब आप चाहे पहले कर लो चाहे बाद में करो, 3 महीने के अंदर तैयार होनी चाहिए। अब भाई जो चीता इंसान होगा, जो कुछ हैं ऐसे लोग, उनको मैं बोलूँगा भाई ये काम 10 दिन में करना है, वो 5 ही दिन में कर लेंगे। उनको मैं बोलूँगा भाई ये काम 20 दिन में करना है, वो 15 दिन के अंदर बैठ जाएंगे करके। उसके बाद बोलेंगे सर और दीजिए, सब प्लीज़ भैया और बताइए। तो ऐसे लोग अगर तुम बन जाओगे तो फिर तो तुमको कोई रोक नहीं सकता ना, अनस्टॉपेबल वाली चीज़ है वो। तो समान हिंदी बहुत ईजी चीज़ है। 200 नंबर है, 100 नंबर होता नहीं फोकट में, वो बोलते हैं कि फोकट के नंबर है मुंबई लैंग्वेज में, भाई सेम वही चीज़ है। इसलिए इसको तैयार कर लो, इसीलिए इतना वेटेज देकर के इसको समझा रहा हूँ, चिक चिक करके बता रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। 300 नंबर है, नंबर जुड़ते हैं इनके। इसके बाद बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में देखो सबसे पहले जीएस के आपके जो GS1, GS2, GS3 और ये GS4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये एथिक्स वाला पेपर होता है, थोड़ा अलग से लिखा हुआ है। बाकी ये GS1 वही हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला हो गया, आर्ट एंड कल्चर वाला, और इसके बाद आपका ये GS2 हो गया, GS3 हो गया, और बाकी 2 पेपर आपके ये यूपी स्पेशल वाले आते हैं जो नए ऐड हुए हैं 2023 से ऑप्शनल की जगह, ठीक है। अब इसमें एक बात आप समझ लो, जो GS के पेपर होते हैं, जो यूपी के पेपर होते हैं, यूपी में जो चीज़ें आपसे पूछता है वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अलग चीज़ें पूछता है भाई। जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी हिस्ट्री पढ़ी है, जो भी ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप इकोनॉमी देख रहे हो, जो भी आप सोसाइटी में चीजें देख रहे हो, यही सारी चीजें वो यूपी के कंटेक्स्ट में पूछ लेता है। मतलब यूपी के संदर्भ में आपसे पूछ लेगा कि अच्छा यूपी में क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे आपसे मान लीजिए हिस्ट्री पूछ रहा है, तो आपने हिस्ट्री ओवरऑल पढ़ी, एंशिएंट पढ़ी, मिडिवल पढ़ी, मॉडर्न पढ़ी। अब बस वो आपसे जब यूपी की बात करेगा ना, तो यूपी की एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पूछ लेगा। सो हिस्ट्री कोई बदल नहीं गई। आपने जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी यूपी की चीजें भी आ रही थी। इट्स जस्ट कि जब यूपी का पेपर आपको लिखना है तो उसमें यूपी की चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे 1857 का रिवोल्ट है, 1857 का जो क्रांति है, तो उसमें आपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ा है, तो उसमें जो जो प्लेसेस थे, जो जो स्टेट्स थे, जो जो लोकेशंस थी वो इंपॉर्टेंट थी, वो सब आपने तो पढ़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा नहीं है। जो भी अवध वगैरह का पूरा सीन चल रहा था वो आपने लड़ाई झगड़ा सब देखा है। तो अब जब यूपी में वो लिखोगे ना, तो यूपी में उनको आपको और एम्फेसिस देते हुए और फोकस करते हुए उन चीज़ों को आपको राइट डाउन करना है, वो फैक्ट्स देने, वो कीवर्ड्स आपको पुट करने हैं। तो यूपी का पेपर अगर आपने ये स्टार्टिंग के जो पेपर हैं 4, ये जो 3 पेपर बेसिकली जो मेन है, यानी कि GS1, 2, 3, इनको अगर आपने ढंग से तैयार किया हुआ है ना, तो यूपी की तैयारी आपकी बहुत आसान हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं, उनको मैंने देखा वो यूपी स्पेशल के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है।
भाई अगर आपके ये ऊपर के पेपर तैयार है ना तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी करने में, क्योंकि टॉपिक्स कहीं ना कहीं वो कोरिलेट करते हैं, सॉर्ट ऑफ सब टॉपिक्स हैं। हाँ, अगर आपके ये टॉपिक्स तैयार हैं यहाँ के ऊपर वाले तो आप यूपी स्पेशल पर जंप कर सकते हो, क्योंकि आपको ऊपर की चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आपको ऊपर की चीज़ें नहीं आती हैं, ये जो GS 1 2 3 है, तो पहले मैं रिकमेंड ये करूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कि आप पहले ये GS की जो पहला दूसरा तीसरा पेपर है इन पर अपनी कमांड बनाओ। या तो यूपी स्पेशल को थोड़ा बाद में करना या फिर इसके साथ में कर सकते हो। देखो ध्यान तो यूपी स्पेशल पर ज़्यादा देना है, क्यों? क्योंकि ये नई चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ये 2023 से ही ऐड हुआ है। इस बार दूसरा साल होगा जिसमें आपका ऑप्शनल हटने के बाद यूपी स्पेशल के पेपर ऐड हुए हैं, तो ऑब्वियसली ध्यान तो इस पर ज़्यादा देना है, क्योंकि यूपी स्पेशल आप पहले पढ़ते नहीं थे एंड अब उसके 200 नंबर के आपको पेपर लिखने हैं, तो ध्यान तो ज़्यादा देना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ और आप यही लेकर के बैठ गए और आपको जो बेसिक इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है पूरा, उसका आपको आइडिया ना हो। तो आई होप कि पहले तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ध्यान किस तरह से देना है। अब उसके बाद में समझो जो GS 1 और GS 2 है, इनको आप साथ में चलाओ तो थोड़ा बेटर रहेगा, चीज़ों को बेटर वे में रिलेट कर पाओगे और आपको आसानी होगी चीज़ों को कनेक्ट करने में, ठीक है। तो इनको साथ में अगर चलाते हो तो 30 दिन यानी कि 1 महीने में इन 2 पेपर को खत्म करने का टारगेट करो। देखो अभी आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि अरे भाई बहुत टाइम है, 5-6 महीने हैं, 7 महीने हैं, मेंस तो बहुत बाद में होगा। प्री के बाद जो टाइम होता है ना मेंस का, उसमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए और रिवीजन के लिए रखो। उसमें कंटेंट बिल्ड नहीं किया जाता है कि उसमें आप बैठ करके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, उसमें आप फिर नोट्स बना रहे हो। ये सब काम तब नहीं होता है। जो नोट्स आपके तैयार है उनको रिवाइज करने का समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करने का समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को पुश करने का समय होता है कि आप 3-3 घंटे एक दिन में बैठ के लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। भाई 6 घंटे लिखना होता है, मतलब सोच के देखो। अभी यहाँ पर अगर 2 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट लगाने को कहते हो घर में, तो 2 घंटे में 10 बार घड़ी की तरफ नजर जाती है, 10 बार ये लगता है कोई बुला तो नहीं रहा है, कहीं अमेजोन का ऑर्डर तो नहीं आया है, कहीं जोमेटो वाला तो नहीं आ गया है, कोई आवाज़ तो नहीं दे रहा है, कोई देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आप समझ रहे होगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो पॉइंट ये है कि 3-3 घंटे लिखना अपने आप में एक हार्ड वर्क है। सो वो सब काम उसमें किया जाता है, पहले से बेसिक चीज़ें करके रखो। सो इसलिए 1 महीने में इन 2 पेपर को आपको तैयार करने का अपना टारगेट बनाओ। तो 1 महीने में इन 2 पेपर को करोगे, जैसे पेपर 1 पेपर 2। आप अपने हिसाब से कोई और कॉम्बो भी ले सकते हो, लेकिन इनमें आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो वो मैंने अपना एक पर्सनल रिकमेंड आपको कर दिया है। तो 1 महीने में आपके ये 2 हो गए। इसी तरह से GS 3 और GS 4 को एक साथ रखो, 1 महीना इसे भी दो। अब इसमें मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि GS 3 स्टैंड अलोन। अब जो GS 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि एक तो देखो जो GS 3 है आपका, ये जो आपका जिसमें ये इकोनॉमी वगैरह की चीज़ें आती हैं, और जो GS 2 वाला पेपर होता है जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और ये सब आता है, IR, ये दोनों सेक्शन बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि इनमें करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब करंट की चीज़ें आती हैं। तो अगर आपने करंट की चीज़ों को ढंग से लिखा हुआ है ना, तो पेपर 2 और पेपर 3 में नंबर खूब अच्छे मिलते हैं, खूब खींच के नंबर मिलेंगे। अगर आपने अच्छा आंसर लिखा है तो नंबर नहीं लिखे हैं अगर आपने ढंग से चीज़ें, तो ऑब्वियसली यू वोंट गेन मार्क्स, लेकिन अगर लिखा है तो मिलेंगे नंबर। ये बात बहुत क्लियर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक मतलब बहुत सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में, तो उसमें आप कितना भी अच्छा आंसर लिख दो, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लिखा है क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ में, तो आपको पूरे नंबर या एक मैक्सिमम नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने उसमें डायग्राम वगैरह बना दिया है, ज्योग्राफी वगैरह में आपने प्रॉपर डायग्राम के साथ समझाया हुआ है, हर क्वेश्चन में आप ढंग से डायग्राम बना रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, या फैक्ट्स के थ्रू और ढंग की चीज़ें जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको आप दे रहे हो, और हाईलाइट भी अच्छे से कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन उतना फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये सेक्शन, जितना आप इजीली इसमें नंबर गेन कर सकते हो पेपर 2 पेपर 3 में, पॉलिटी और इकोनॉमी वाला। सो इसलिए GS 3 को मैंने स्टैंड अलोन भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप 120, 115, 125, 105, 106 आराम से ला सकते हो, मतलब अगर मेहनत करोगे तो आराम से आएंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलते। और जो एथिक्स वाला पेपर है ना, ये थोड़ा सा इसको मैंने अलग से इसलिए आपको रखा हुआ है। देखो करने को इसके साथ कर सकते हो, पेपर 3 के साथ में पेपर 4 करो, सही रहेगा। 15-15 दिन दोनों के रखो, या 20 और 10 दिन का बना सकते हो कि 20 दिन GS 3 किया और 10 दिन एथिक्स किया। देखो एथिक्स में इतना काम अभी कर सकते हो कि जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वाला पेपर है आपका पेपर 4, उसमें जो बेसिक जितने भी कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं उनकी सबकी डेफिनेशन, और एक सबका एग्जाम्पल, एक सबका रियल लाइफ एग्जाम्पल और उनकी डेफिनेशन अपने शब्दों में, किताबी लैंग्वेज नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज एप्टीट्यूड, व्हाट इज सत्यनिष्ठा, ये जो आपकी है, अकाउंटेबिलिटी क्या है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए, ब्यूरोक्रेसी वगैरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, या जो केस स्टडीज को सॉल्व करने का बेसिक जो एक मेथड है, जो तरीका होता है कि कैसे स्टेक होल्डर्स वगैरह क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें अपने प्राण मत देना, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स में हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि ओवरलैप नहीं करता। भाई देखो GS 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर ये सब आ रहा है, ये सब आपका हेल्प करता है पेपर 1 में। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑब्वियसली, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्वियसली हेल्प नहीं करती, लेकिन बाकी की चीज़ें हेल्प करती हैं। GS 2 की अगर आप बात करोगे, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब हेल्प करता है आपका प्रीलिम्स में। इसी तरीके से GS 3 है, उसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सब आता है। भाई ये भी पूरा पेपर हेल्प करता है, आपको मालूम है। तो इनको अगर आप तैयार कर लोगे ना, तो इंटीग्रेटेड वे में आपकी प्री की तैयारी होती रहेगी। और GS 4 अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें प्राण दोगे, तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड आपका प्रीलिम्स में तो आता नहीं है, है ना। तो इसलिए मैंने इसको
इस पर कम वेटेज दिया है, और जितना वेटेज देने को बोला है उतना अगर आपने ये वीडियो यहाँ पर देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, 2x पे नहीं किया होगा, तो आई थिंक आप समझ गए होगे कि क्या करना है। तो आपने 2 महीने में ये 4 पेपर को आपने तैयार कर लिया, 2 महीने में 4 पेपर को। अब जो तीसरा आपका जो सेक्शन आता है वो आता है पेपर 5 और पेपर 6 का, यानी कि जो यूपी के पेपर है, इनको भी आपको 1 महीना देना है, और इन दोनों को साथ में करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे। रिलेट करने का मतलब ये है, जैसे यूपी की हिस्ट्री है और यूपी की ज्योग्राफी है, उनको साथ में रिलेट कर पाओगे। यूपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और यूपी का जो फाइनेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको आप समझ पाओगे। तो इस तरह से यूपी की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं और जो उसकी एडवांस चीज़ें हैं, उनको आप करंट के साथ में बेटर वे में समझ पाओगे अगर दोनों पेपर को साथ में चलाओगे। और इसको भी 1 महीना देना है। तो इससे क्या हुआ, ये जो प्लान है 3 महीने का, इसमें आपने 3 महीने में 6 पेपर तैयार कर लिए। बाकी ऐसे और समान हिंदी अलग से है, लेकिन 3 महीने में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इन 6 पेपर को मैं देख लूँ, और 15-15 दिन आपको हर पेपर को देना है। अब ऑब्वियसली यार देखो, अब GS1 हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है तो 15 दिन की जगह हो सकता है आप 10-12 दिन में ही ठीक ठाक कर लो। हो सकता है कि आपका जो पेपर 2 है वो थोड़ा वीक हो, या उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा होता है, तो उसको करने में आपको 1 महीना भी लग जाए। तो 15 दिन आपने प्लान किया, लग रहा है 1 महीना। तो ये एक यार एक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप है। मतलब इसके हिसाब से अगर आप चलोगे और आपकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है चीज़ों की, तो 15 दिन में नहीं करोगे तो 20 दिन में तो कर लोगे ना। 20 में नहीं करोगे, चलो मैंने मान लिया कि बहुत बड़ी आपके सामने कोई मुसीबत आन पड़ी एंड आप एक्चुअल में नहीं कर पाए 15 दिन में, तो यार 25 दिन में तो कर लोगे ना। और नहीं भी कर पाओगे तो कम से कम पता तो रहेगा ना कि ओके ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे मूव करना था एंड मैं उस डायरेक्शन में नहीं हूँ, मेरी चीज़ें लैग कर रही हैं। सो 15 दिन में अगर आपने 50% भी कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में तो आ जाओगे ना कि आप जैसे पहले थे कि बिल्कुल नहीं कर रहे थे, सिर्फ सोच तो रहे थे, सिर्फ बैठे बैठे प्लान तो कर रहे थे कि कल ये करना है, अगले महीने ये करना है, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। इससे क्या है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी, और आपके सामने जब एक पूरा क्लियर कट रहेगा ना रोड मैप कि 3 महीने में ये 6 पेपर तैयार करने हैं, मुझे प्री के पहले मेंस तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत फोकस खुद से ही रहोगे, आपके अंदर एक अनुशासन डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चलती हैं। और जैसे ये 2 पेपर है, अब देखो इसमें थोड़ा इन डेप्थ बता देता हूँ माइन्यूट में। जैसे GS1 GS2 आपने मान लो साथ में उठाया, अब इसमें 1 महीने का है कि 1 महीने में 2 पेपर तैयार करने हैं। अब इसमें क्या करना है कि जैसे GS1 GS2 जब साथ में करोगे तो GS के मान लो 2 टॉपिक तुमने तैयार कर लिए और GS2 का तुमने 2 टॉपिक तैयार कर लिए। जैसे कि एक टॉपिक आपने मान लीजिए हिस्ट्री का कभी ले लिया, उसके साथ में एक पॉलिटी का ले लिया, कभी आपने ज्योग्राफी का एक टॉपिक ले लिया, वोल्केनिक या वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो वगैरह या भूकंप वगैरह, या उसके साथ में आपने मतलब एक उसके साथ में आपने GS में कभी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ले लिया, कभी IR के ऊपर ले लिया, रिलेशंस वगैरह इंडिया US के या इंडिया UK के, या आपने मान लीजिए कि सोशल जस्टिस के ऊपर कभी बात कर ली, कभी आपने सोसाइटी का एक टॉपिक उठा लिया तो आपने यहाँ से जो पॉलिटी का है उसमें CBI के बारे में देख लिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में देख लिया, कभी प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बातें कर रहा हूँ। 2-3 टॉपिक अपने हिसाब से जो भी आप टाइम पुट कर रहे हो डेली 3-4 घंटे 5 घंटे। अब इसमें आपके सामने खुद ये चीज़ आएगी कि आपको पढ़ने का जब आपका पढ़ने का रिदम बन जाएगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यार अगर 4 घंटे की जगह मैं 6 घंटे दे दूँ तो मेरे ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। तो धीरे धीरे भाई देखो हर चीज़ छोटे से शुरू होती है वही बड़ी बनती है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आपको पकी गई कोई चीज़ बड़ी सी एकदम से मिल जाएगी तो आप सोचो कि आप एक दिन में 8 टॉपिक इसके कर लोगे 8 इसके कर लोगे और ये पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, 15 दिन एक बेसिक टाइम आपको बताया है, आप इसको शुरू तो करो। एक दिन में 2 टॉपिक इसके उठाओ, 1 टॉपिक इसका उठाओ, फिर इसके 3 उठाओ, फिर इसके 2 उठाओ, फिर इसके 4 उठाओ, फिर इसके 2 उठाओ। धीरे धीरे कोई टॉपिक बड़ा होगा नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, उसको अगले दिन कर लो, फिर नहीं हो पाएगा फिर अगले दिन कर लो, लेकिन शुरू करो। शुरू करोगे धीरे धीरे देखोगे कि चीज़ों को आप करने लगे हो। कुछ टॉपिक छोटे होंगे वो आपके पहले हो जाएंगे, जहाँ पर ऊपर नीचे बाकी होगा प्रॉपर टाइम मिला करेगा। ऐसा तो है नहीं कि भागा दौड़ी कोई चल रही है, कि कोई रेस चल रही है कि 15 दिन में नहीं हुआ तो आपको फांसी दे दी जाएगी। भाई ऐसा तो है नहीं, समझ रहे हो ना। एक गेम समझ रहे हो ना कि गेम क्या है। गेम को अपने हिसाब से चलाओ, गेम तुम्हारे हिसाब से चले। ऐसा ना हो कि गेम तुम्हें चला रहा है, तुमको स्ट्रेस में रखे हुआ है, लगातार तुमको इतना प्रेशर तुम्हारे ऊपर बना हुआ है कि तुम चीज़ों को कर ही नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ें स्मूथली होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि आपका माइंड स्ट्रक्चर्ड वे में काम करे, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करे, हाय तौबा ना हो, स्ट्रेस ना क्रिएट हो। आपको पता हो कि ओके ठीक है 15 दिन में नहीं हुआ तो 25 दिन में तुम्हें कर ही लूंगी, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट मेरा कम से कम कुछ तो तैयार हो रहा है ना। मैंने कम से कम डेली बेसिस पे अगर 2 टॉपिक भी तैयार किए तो 10 दिन में 20 टॉपिक तैयार हो गए ना। भाई आप हजारों लाखों से आगे हो, आप समझो इस चीज़ को। और वो आपका प्रीलिम्स में भी आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मेंस में स्ट्रक्चर है पूरा बता देता हूँ। ये वीडियो अगर किसी ने यहाँ तक देखा हुआ है या आगे अगर देख लेगा अगले के 4-5 मिनट, उसको दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे पास बहुत सारे यार मैसेज पड़े रहते हैं, मैं उसके लिए बहुत एक तो शुक्रगुजार भी हूँ एंड आई एम रियली सॉरी। मेरे पास 1200-1300 मैसेज हर समय पड़े रहते हैं, तो मैं सबको नहीं देख पाता हूँ, मतलब देखना इन दी सेंस सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, देख तो लेता हूँ एंड मैं सबको कैसे बताऊँ हर चीज़। एंड उनके क्वेश्चंस यही होते हैं कि मेंस में कैसे शुरू करें, कैसे चीज़ों को समझें, कहाँ से क्या मेन चीज़ होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसे फोकस किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेंस में सबसे पहले सिलेबस रट लो। पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 GS1 2 3 4 GS5 GS6 6 के आपको सिलेबस एकदम रटे होने चाहिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता जितना आपको समय लगे मेरे भाई लगा दो उसमें, मेरी बहन लगा दो उसमें, वो आपको रिटर्न देगा 100% का, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। सिलेबस को रट लो बाय हार्ट। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यू कि ओके ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट
कि भाई फूड प्रोसेसिंग में ये चीज़ है, यहाँ पर सोसाइटी में ये चीज़ है, यहाँ पर रोल ऑफ वुमेन इन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, प्रेशर ग्रुप्स ये होते हैं, एनपीओ क्या होते हैं। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि अरे ये किस पेपर में है, ये टॉपिक किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता ना, क्योंकि अभी मैं बहुत सी चीज़ें आगे आपको बताऊंगा, टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, एस्से के ऊपर बात करूंगा, हिंदी के बारे में बात, तो वहाँ पर जब मैं चीज़ें बताऊंगा तो सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, कि चलो ठीक है ये बता रहे हैं, ये इस पेपर में आता है, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। सो सिलेबस आपको पता हो, सिलेबस के बाद में पीवाईक्यू आपको रटे होने चाहिए भाई, यही मेहनत है, यही प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस है कि मेंस में कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आपको आपसे एग्जामिनर भी उम्मीद करके आ रहा है कि आपको इतना तो पता ही हो। तो पीवाईक्यू जब आपको पता होंगे ना तो आपको पता रहेगा कि भाई 2018 में ये क्वेश्चन आया था, देन 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2023 में ये क्वेश्चन आया था, देखो ये 2021 में रिपीट हुआ था। थीम दोनों की सेम है, जो 19 में आया था और जो 21 में आया था। तो इस तरह से चीज़ें जब आप पीवाईक्यू पर ध्यान दोगे तो आपको मिल जाएंगी। इसी में आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, थीम वगैरह, कोर एरियाज, ये सब आपको पता लग जाएंगे, कोर एरियाज, टॉपिक्स, थीम, इशूज़। अब इनको आपको प्रिपेयर करना है, इनको प्रिपेयर करना है कंप्लीटली। तो इनको जब आप तैयार करोगे, अब उसके लिए सोर्सेज जो होंगे वो भी मैं एक अलग वीडियो में सोर्स वगैरह बता दूंगा। तो सोर्स वगैरह उनके थ्रू आप आपने कोई सोर्स पकड़ लिया, उसको आपने तैयार किया। तो जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में 10 पॉइंट लिखने हैं, तो 10 में से 4-5 पॉइंट आपको उस सोर्स से मिल गए। अब जो बाकी के 4-5 पॉइंट हैं वो आपका वैल्यू एडिशन होता है। उसमें फिर आप करंट अफेयर्स का यूज़ करोगे, अगर करंट अफेयर्स की उसमें क्वेश्चन में डिमांड है तो, या अगर स्टैटिक की है तो उसमें और जो बेटर ऑप्शन है, क्या उसमें बेटर पॉइंट हो सकता है ना, क्या बेटर डायमेंशन हो सकती है, उसको फिर आप डिग डीप करके मतलब उसको तैयार करोगे। सो बेसिकली ये जब आपने टॉपिक को तैयार किया, तो टॉपिक को तैयार करने के बाद में इसको आपको रिवाइज करना है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपने उस चीज़ को ना ही समझा ढंग से, ना ही आपने उसको याद किया। और जब तक आपने किसी चीज़ को समझा नहीं है, किसी टॉपिक को, और उसको रिवाइज नहीं किया, तब तक आप आंसर राइटिंग करने की स्थिति में नहीं हो। इस डर से, इस खेल से बाहर निकल आओ कि पहले दिन से आंसर राइटिंग शुरू कर दी। भाई आपको कुछ आता है जो आप आंसर राइटिंग करोगे, मतलब दिल पे हाथ रख के पूछो। मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूँ, मतलब मैं दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ ये चीज़ कि अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको, कोई टॉपिक है उसमें मान लो 10 पॉइंट हैं, आपको 2 पॉइंट नहीं आते, 3 पॉइंट नहीं आते, आप उसके बारे में हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं पा रहे हो कि ये क्या चीज़ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लो वोल्केनिक इरप्शन की मैंने आपसे बात की, या मैंने आपसे सोसाइटी की बात की, मैंने आपसे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी बात की, मैंने आपसे एग्रीकल्चर की किसी टॉपिक पर बात की, एनवायरमेंट की किसी इशू की बात की। आप उसमें 5 टॉपिक नहीं बता पा रहे हो जो बेसिक हैं। पॉल्यूशन की बात मैं आप कर रहा हूँ, आप पॉल्यूटेंट्स के बाद नाम नहीं बता पा रहे हो, आप प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स पता ही नहीं है, उनसे क्या बीमारियां हो सकती हैं आपको आइडिया ही नहीं है बिल्कुल। आपको लग रहा है मैं पता नहीं क्या बातें कर रहा हूँ। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो पहले आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टिक करें। और जब इतना गेम हो गया तब उसके बाद में भाई आता, और इसके शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं, शॉर्ट नोट्स बनेंगे तब उनको और बेटर वे में रिवाइज कर पाओगे। तब भाई बात आती है कि आंसर राइटिंग आप करना शुरू करते हो। आपने एक पेपर मतलब उठा लिया, उसमें आपके 20 क्वेश्चन है, आप उसको 20 क्वेश्चन को आप लिख के देखते हो कि आप 3 घंटे में पेपर को फिनिश कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपको 4 घंटे लग रहे हैं या 4.5 घंटे लग रहे हैं, या कितने क्वेश्चन आप एक्चुअल में 3 घंटे में पूरे कर पाए हो। या एक पेपर आपने ये देख लिया, ठीक है, अब उसके बाद आप हर दिन 2-2, 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो कि चलो ठीक है, आज 2 क्वेश्चन लिख लिए, आज मैंने पेपर 2 से लिख लिया, आज मैंने पेपर 5 से लिख लिया, आज मैंने पेपर 6 से लिख लिया। लेकिन ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती है ना, मतलब इतना तो बेसिक है ना। तो ये होती है आंसर राइटिंग। पहले दिन से कोई आंसर राइटिंग नहीं होती है। या तो आपको बहुत नॉलेज हो, आपको सारी चीज़ें पता हो, डायमेंशंस के बारे में आइडिया हो, है ना, दिमाग में चीज़ें हो, फैक्ट्स वगैरह आप उसमें लिख पा रहे हो, जो पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, पेपर 1 कर लिख रहे हो तो पेपर 1 के, पेपर 2 लिख रहे हो तो पेपर 2 के, सुप्रीम कोर्ट के कोई केसेस वगैरह हैं, मतलब जो भी वर्डिक्ट वगैरह हैं, डिसीजन है, तो वो अगर आप वहाँ पर कोट कर पा रहे हो। इकोनॉमी की बात हो रही है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे का जो करंट का डेटा है वो आप पेपर 3 के क्वेश्चन में मेंशन कर पा रहे हो, तो ही तो आंसर राइटिंग की कोई मतलब है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि बस आपने कहीं से याद कर लिया कोई क्वेश्चन, बस आप उसको लिखने लगे। भाई याद करके लिखोगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे चलेगा, बैटरी आपकी सिर्फ 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम चलेगी, 3 घंटे बैटरी नहीं चलेगी अगर रट के गए हो मेंस में। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। मेंस का गेम मैंने आपको ये समझा दिया, पेपर को किस तरह से टारगेट करना है ये समझा दिया, और एसए और हिंदी का क्या गेम है वो भी मैंने आपको समझा दिया। आरओ वाला इसके पहले समझा दिया था। अब भाई अपने हिसाब से 1-2 दिन का जो आपके पास समय है, जैसे आज 18-19 तारीख हो रही है, अपने हिसाब से आप प्लान कर लो कि भाई 20 तारीख से आपके पास जो घंटे हैं, क्योंकि देखो मैं पूछूंगा वैसे, लेकिन ठीक है आपके पास जो घंटे हैं उसके हिसाब से, आवर्स के हिसाब से अपना जो है टाइम एक बनाओ कि ओके ठीक है मैं इतने घंटे इसमें देने वाली हूँ, इतना मेरे पास है टाइम, इसमें ऐसे ऐसे आरओ मेंस को मुझे देना है, इसमें मुझे यूपी पीसीएस में देना है। एक अगला वीडियो बना दूंगा उसमें प्री के बारे में भी एक बार आरओ यूपी पीसीएस का एक फाइनल वीडियो में पूरा समझा दूंगा कि प्री में क्या बेसिकली करना होता है। उतना कर लोगे तो तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। वही चीज़ें करके ऑलरेडी जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें आराम से बहुत सारे लोग 135-140 नंबर बना के आए हुए थे। अब उसमें मैंने कोई कुछ नहीं कर दिया कि भाई मैंने उन्हें ऐसी कोई गुट्टी पिला दी, कोई उन्हें ऐसा चूरन या च्यवनप्राश दे दिया कि उन्होंने दे स्कोर्ड बेटर। इट्स जस्ट कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन था, उनको जो चीज़ बताई गई उन्होंने उसको फॉलो किया, मेहनत करी,
उनका रिजल्ट उनके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का नतीजा उनके सामने था। तो इसलिए मेहनत करोगे तो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। कोई तीसरा पर्सन ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई उंगली पकड़ के तुम्हें बुर्ज खलीफा पे चढ़ा देगा। इट्स जस्ट कि आपके अंदर अगर बेसिक चीज़ें होंगी, बेसिक पैरामीटर्स पर अगर आप ढंग से काम करेंगे तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कोई इफ बट की बात नहीं होती है, लेकिन उन चीज़ों को शिद्दत के साथ 100% के साथ करना पड़ता है। ऑनेस्टी जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ऑनेस्टी के साथ अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करोगे, आज नहीं तो कल आपका नाम PDF में जरूर होगा। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोई भी अगर आपके और डाउट है UPPSC से रिगार्डिंग, प्री और मेंस के रिगार्डिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप चाहो तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सेम यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, अनुज चतुर्वेदी UPPSC। मेरी फोटो लगी दिख जाएगी तो शायद पहचान जाओगे। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मेंस की डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच यार।